सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नवंबर 21 के लिए जोरों शोरों से अपनी प्रिपरेशंस शुरू कर दी है, राइट? सो देखना, सीए इंटर ऑडिट के अंदर ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर जो नवंबर 21 के लिए अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत ही माइनर है। द अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी माइनर, नो मेजर अमेंडमेंट्स आर सच। ये जो अमेंडमेंट शीट है जिसके थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे अमेंडमेंट्स, ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, दैट इज लॉ एंड ऑडिट पाठशाला बाय सीएस अनिता सराफ, जो कि सीए इंटर का टेलीग्राम चैनल है। प्लस हमारा जो वेबसाइट है www.apnamental.com, उस वेबसाइट में फ्री रिसोर्सेज के सेगमेंट में जाकर आप सीए इंटर में ऑडिट को फिल्टर करके वहां से ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे जो अमेंडमेंट आया है ना, दो ही चैप्टर्स में आया है। एक कंपनी ऑडिट एंड फ्रॉड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, एंड दूसरा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो एक टूचास अमेंडमेंट है। मेनली जो अमेंडमेंट आया वो कंपनी ऑडिट के चैप्टर में आया, कंपनी ऑडिट एंड फ्रॉड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। तो जो अमेंडमेंट्स आया है मेजरली क्या है, एक तो चेंजेस इन पेनल्टी। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां पे पेनल्टी चेंज हो गया, जैसे कि 140 सबसेक्शन 3 के अंदर जहां पेनल्टी दिया हुआ था कि अगर ऑडिटर आरओसी को इंटीमेट नहीं कर रहा अबाउट द रेजिग्नेशन तो क्या पेनल्टी लगेगा, तो वहां पे मॉडिफिकेशन आ गया। सेक्शन 147 जो पेनल्टी का बेस सेक्शन था वहां पे चेंजेस आ गए। 143 सबसेक्शन 12 के अंदर जहां रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अपन डिस्कस करते थे, तो वहां जो पेनल्टी का पार्ट था कि अगर फ्रॉड की रिपोर्टिंग नहीं हुई 60 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब क्या पेनल्टी लगेगा, वहां चेंजेस आ गए। एंड उसके अलावा जो अपना रिपोर्टिंग का सेक्शन है, जो रिपोर्टिंग का बेस सेक्शन है, सेक्शन 143 में याद करो रूल 11, और रूल 11 में 3 मैटर्स थे जिसके बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता था। 3 मैटर्स थे, तो वहां पे 3 न्यू मैटर्स हैव बीन एडेड, 3 नए मैटर्स ऐड हो गए। तो कुल मिलाकर यही अपने अमेंडमेंट्स का स्ट्रक्चर है फॉर नवंबर 21 एग्जामिनेशंस, ठीक है ना? तो ज्यादा नहीं है कुछ भी, फटाफट देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 140 सबसेक्शन 3, दैट इज रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो अगर ऑडिटर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करता, दैट इज रेजिग्नेशन के बारे में आरओसी को इंटीमेट नहीं करता, कंपनी को इंटीमेट नहीं करता, तो वहां 140 सबसेक्शन 3 के अंदर पेनल्टी स्पेसिफाइड था। अब उस पेनल्टी के अंदर एक स्लाइट मॉडिफिकेशन आया है। क्या मॉडिफिकेशन आया है? देखो, पहले पेनल्टी जो था दैट वाज कि अगर ऑडिटर 140 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता तो पेनल्टी लगेगा 50,000 रुपए या फिर रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, 50,000 रुपीज या फिर रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। अगर रेम्यूनरेशन 25,000 है तो पेनल्टी 25,000 रुपए ही लगेगा। अगर रेम्यूनरेशन 1,00,000 रुपए है तो पेनल्टी 50,000 रुपए लगेगा। और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो 500 रुपए प्रतिदिन, 500 रुपीज एवरी डे, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज, ऐसा लिखा गया था। अब ये पेनल्टी वैसे तो सेम टू सेम है, अभी भी वही 50,000 और अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, अभी भी वही कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में 500 रुपीज एवरी डे का पेनल्टी। बट डिफरेंस ये आया है कि जो मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपए था उसको कम करके अब 2 लाख रुपए कर दिया गया। सो दिस इज वन स्लाइट चेंज। एंड अदर सेक्शन 143 दैट इज फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो अगेन यहाँ पे पेनल्टी में डिफरेंस है, पेनल्टी कंप्लीटली चेंज हो गया, कंप्लीटली नया पेनल्टी आ गया। If an auditor, cost accountant or company secretary in practice under section 148 and 204 does not comply with the provisions of subsection 12 of section 143, then penalty कितना लगेगा? अब देखना, लिस्टेड कंपनी के केस में पेनल्टी अलग है, अदर कंपनी के केस में अलग है। एक प्रॉपर बाइफरकेशन किया लॉ मेकर ने, बोला लिस्टेड कंपनी के अंदर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, फ्रॉड की सीरियस मामला है, अदर कंपनी में चल जाएगा, है ना? तो पेनल्टी अलग अलग सेग्रीगेट की है। बोला लिस्टेड कंपनी है तो पेनल्टी 5 लाख रुपए का लगेगा, एनी अदर कंपनी है तो पेनल्टी 1 लाख रुपए का लगेगा। लिस्टेड कंपनी है तो 5 लाख रुपए का पेनल्टी, अदर कंपनी है तो 1 लाख रुपए का पेनल्टी। अब देखिएगा यहां पे ना एक फ्लैट पेनल्टी इंट्रोड्यूस किया गया। पुराने कंपनीज एक्ट में ऐसा जनरली आपको देखने को नहीं मिलता था, बट नए कंपनीज एक्ट में काफी जगह आपको फ्लैट पेनल्टी देखने को मिलेगा कि मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर ही नहीं है, सीधे एक फ्लैट अमाउंट लगा दिया। तो यहाँ भी फ्लैट अमाउंट है। लिस्टेड कंपनी है 5 लाख रुपए का पेनल्टी, अदर कंपनीज है तो 1 लाख रुपए का पेनल्टी। तो 143 के अंदर भी क्या हो गया, फ्रॉड रिपोर्टिंग का पेनल्टी चेंज हो गया। उसके अलावा सेक्शन 147 का जो पेनल्टी है वहां पे चेंज है। अगेन सेक्शन 147 याद करो, दैट वाज पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनी ऑडिट चैप्टर। तो कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी लगाया गया था, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी लगाया गया था, और ऑडिटर्स के ऊपर भी लगाए गए थे, ठीक है? तो कंपनी अगर कॉन्ट्रावीन करती है सेक्शन 139 टू 146,
या फिर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी अगर कॉन्ट्रावीन करते हैं तो कितना पेनल्टी लगेगा, कंपनी के ऊपर कितना लगेगा, ऑफिसर्स के ऊपर कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि फर्स्ट ऑडिटर्स का जो अपॉइंटमेंट है वो शेयर होल्डर्स ने कर दिया, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो बीओडी ने कर दिया। तो यहां पे क्या किया, कंपनी ने वायलेशन करा सेक्शन 139 का। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मेंबर्स के द्वारा होना चाहिए था, बीओडी ने कर दिया, तो कंपनी ने वायलेशन करा। कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी लगेगा, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर भी पेनल्टी लगेगा, और जिस ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन करा है उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगा। तो व्हाट इज द पेनल्टी, सेक्शन 147। तो अगर कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन करा है सेक्शन 139 से लेकर 146 ऑफ कंपनीज एक्ट, 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में था, 140 रिमूवल रेजिग्नेशन, 140 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 रेम्यूनरेशन, 143 राइट्स एंड ड्यूटीज, 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज जब प्रोवाइड कर रहा है ऑडिटर, 145 साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट एंड 146 अटेंडिंग द एजीएम। तो पेनल्टी लगेगा मिनिमम 25,000 रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके केस में पेनल्टी लगने वाला है मिनिमम 10,000 रुपीज, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, मिनिमम 10,000 रुपए, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। पहले क्या था, ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी जेल भी जा सकते थे फॉर द कॉन्ट्रावेंशन, बट अब जेल जाने वाला पार्ट हटा दिया, बोला आपको जेल नहीं भेजेंगे हम इतने भी क्रूर नहीं है, रूड नहीं है, हम आपको जेल नहीं भेजेंगे। तो 139 से 146 के कॉन्ट्रावेंशन के लिए पहले ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को जेल भी जाना पड़ सकता था, बट आज की तारीख में जेल नहीं जाना पड़ेगा। फाइन लगेगा मिनिमम 10,000 रुपीज, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, और कंपनी के केस में फाइन लगेगा मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। ऑडिटर्स की बात करें तो ऑडिटर्स का जो पेनल्टी था उसमें सिर्फ एक स्मॉल चेंज आया है। पहले ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लगता था अगर वो कॉन्ट्रावीन करता था 4 सेक्शन 139, 143, 144, 145, यानी अपॉइंटमेंट में कॉन्ट्रावेंशन था, ड्यूटीज प्रोवाइड करने में कॉन्ट्रावेंशन था, देन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा था, एंड 145 साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। अब सेक्शन 143 को वहां से काट दिया, सेक्शन 143 को हटा दिया। द लॉजिक बिंग, आप देखोगे सेक्शन 143 में जगह जगह खुद की पेनल्टी है, 143 में जगह जगह खुद की पेनल्टी है। फ्रॉड रिपोर्टिंग का जो पार्ट है वहां खुद का पेनल्टी स्पेसिफाइड है, फ्रॉड रिपोर्टिंग का जो पार्ट है वहां खुद का पेनल्टी स्पेसिफाइड है। सेक्शन 140 इस लिस्ट के अंदर नहीं है, बिकॉज वहां पे उसका खुद का पेनल्टी है कि अगर ऑडिटर ने रेजिग्नेशन के बारे में आरओसी को इंटीमेट नहीं करा तो क्या पेनल्टी लगेगा। ठीक है, तो यहां पे बचे सिर्फ 3 सेक्शंस, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 139, 144, 145। तो इन 3 सेक्शंस के कॉन्ट्रावेंशन पे ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लगेगा। कितना लगेगा, अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक जनरल, ठीक है यार कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, गलती करी ऑडिटर ने, और दूसरा जानबूझकर करा है, जानते हुए कि गलत है फिर भी करा है, नोइंगली करा है, कंपनी को धोखा देने के इरादे से करा है, शेयर होल्डर्स को धोखा देने के इरादे से करा है, क्रेडिटर्स को धोखा देने के इरादे से करा है, टैक्स ऑडिट अथॉरिटीज को धोखा देने के इरादे से करा है। तो देखो भैया, अगर जनरल कॉन्ट्रावेंशन है तब तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगा के छोड़ देंगे, लेकिन अगर जानबूझ के करा है तो फाइन भी बहुत ज्यादा लगेगा, प्लस तेरे को जेल भी भेजेंगे, प्लस तेरे को जेल भी जाना होगा। ठीक है, तो ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139, 144, 145 द ऑडिटर शैल बी पनिशेबल विद फाइन, जो कि मिनिमम 25,000 रुपीज होगा, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज होगा। मिनिमम 25,000 रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, और 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, और 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। तो कंपैरिजन होगा, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। तो अगर रेम्यूनरेशन 50,000 है तो 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन 2 लाख रुपए, तो 25,000 मिनिमम पेनल्टी है, और मैक्सिमम कितना लग सकता है 5 लाख और 2 लाख विच एवर इज लेस, यानी 2 लाख रुपीज। अगर रेम्यूनरेशन 2 लाख रुपए साल का ऑडिटर का, तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख, तो मैक्सिमम पेनल्टी कितना लग सकता है 5 लाख और 8 लाख विच एवर इज लेस, दैट इज 5 लाख रुपीज। दूसरा सिनेरियो है जहां पे ऑडिटर क्या कर रहा है, जानबूझकर कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, जानबूझकर फ्रॉड करने के इरादे से, तो 25,000 का जो पेनल्टी था वो बन जाएगा 50,000, जो 5 लाख का पेनल्टी था वो बन जाएगा 25 लाख, जो 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन है वो बन जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो मिनिमम 50,000 रुपीज, मैक्सिमम 25 लाख रुपीज और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, मगर यहां पे ऐड हो जाएगा कि भैया तुमको जेल भी जाना पड़ेगा, एंड इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर। अब देखिएगा सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, अब यहां पे एक मेजर चेंज है, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 क्लॉज जे। तो क्लॉज जे के अंदर बोला गया था कि ऑडिटर रिपोर्ट करेगा ऑन अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जहां रूल 11 को इंसर्ट किया गया था, और रूल 11 के तहत ऑडिटर 3 बातों में रिपोर्ट करता था। पहला, अगर कंपनी का अगेंस्ट कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो उसका क्या इंपैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। दूसरा, अगर कंपनी ने कोई भी डेरिवेटिव वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है तो उसका क्या प्रभाव होगा फाइनेंशियल्स में, कोई प्रोविजन वगैरह बना रखा है कि नहीं। और तीसरा, कहीं कंपनी ने कोई डिले तो नहीं करा है इन ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। मैं आपको याद कराता हूं क्लास के अंदर कि ऑडिटर को रूल 11 के अंदर दीपिका पादुकोण की रिपोर्टिंग करनी है।
डीपी की रिपोर्टिंग करनी है, अपनी डीपी लगानी है। तो डी फॉर डिले इन ट्रांसफर टू आईपीएफ, पी फॉर पेंडिंग लिटिगेशन एंड पी फॉर प्रोविजन फॉर लॉसेस। ये तो पहले से था। अब यहाँ पे ना 3 नया पॉइंट ऐड हुआ है, ठीक है। 3 न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऐड हुआ है यहाँ पे। तो एक पॉइंट नंबर 4 ऐड हुआ है जिसके अंदर 3 पार्ट्स है अपने आप, 1 2 3, और एक और पॉइंट नंबर 5 ऐड हुआ है। तो दिस आर द एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दैट हैज बीन एडेड। अब जो पॉइंट नंबर 4 है ना, ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में है, कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि उसने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लिया कि नहीं सर्टेन चीजों के बारे में। तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 थिंग्स। एंड उसके अलावा एक 5th पॉइंट ऐड हुआ है, दैट इज ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है या पे किया है तो सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग किया है कि नहीं। तो ये तो बड़ा सिंपल है। मतलब रूल 11 के अंदर जहां डीपी का रिपोर्टिंग करना था, दैट इज डिले इन ट्रांसफर टू आईपीएफ, पेंडिंग लिटिगेशन, प्रोविजन फॉर लॉसेस, वहां एक पॉइंट ऐड कर दिया कि भाई अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है या पे किया है तो सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग है कि नहीं, आप रिपोर्ट करिए। कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 123 के अंदर सोर्सेज ऑफ डिविडेंड स्पेसिफाइड है, तो जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है वो उन्हीं सोर्सेज में से किया गया है कि नहीं। अगर कंपनी लॉसेज में है तो रूल 3 के तहत डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो रूल 3 के तहत डिविडेंड पे हुआ है कि नहीं, डिविडेंड कहीं काइंड में तो पे नहीं हो गया। तो सेक्शन 123 का कंप्लायंस इंश्योर कीजिए। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है या पे किया है तो आप रिपोर्ट कीजिए कि सेक्शन 123 कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। उसके अलावा ऑडिटर को रिपोर्ट करना है किस चीज के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, किस चीज के बारे में। ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि क्या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने ऑडिटर को रिप्रेजेंटेशन दिया है। किस बात का रिप्रेजेंटेशन, कि मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर डिस्क्लोजर दे रखा है रिगार्डिंग एनी अमाउंट गिवन एज एडवांसेस, लोन और इन्वेस्टेड टू एनी पर्सन। कि मैनेजमेंट ने जितने भी एडवांसेस दे रखे हैं, जितने भी लोन्स दे रखे हैं, जहां भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रखा है, जो भी गारंटीज वगैरह इशू कर रखे हैं थर्ड पार्टी के बिहाफ में, उन सारी चीजों का मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में दिया होना चाहिए। और ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से रिस्पेक्ट में कि आप हमें लिख के दीजिए कि आपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर सारे लोन्स, एडवांसेस, गारंटीज सबका प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया। ठीक है, तो देखो नॉर्मल रिक्वायरमेंट कंपनी के ऊपर आता है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर आता है कि कंपनी के मैनेजमेंट को नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर 100% फेयर डिस्क्लोजर देना चाहिए रिगार्डिंग ऑल द एडवांसेस गिवन, ऑल द लोन्स गिवन, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स मेड, ऑल द गारंटीज और सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। अब यहां पे प्रैक्टिकली आप सोचो तो ऐसे 580 के तहत ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन लेता है इस चीज के बारे में, लेकिन वो ऑडिटर के ऊपर डिस्क्रिशनरी हो जाता। अब यहां पे रिपोर्टिंग के अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि ऑडिटर को रिटन में लेना होगा, ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा कि ऑडिटर ने मैनेजमेंट से इस चीज के बारे में रिप्रेजेंटेशन लिया कि नहीं लिया, और मैनेजमेंट ने ऑडिटर को इस चीज के बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया कि नहीं दिया कि भाई साहब हमने जो भी डिस्क्लोजर्स किए हैं नोट्स टू अकाउंट्स में रिगार्डिंग एनी अमाउंट गिवन एज एडवांसेस, लोन्स, इन्वेस्टमेंट टू थर्ड पार्टी, वो प्रॉपर है, राइट, वो प्रॉपर है। अगला रिपोर्टिंग क्या चीज के बारे में हो गया, वापस से सेम चीज है कि देखो भैया इस क्लॉज के अंदर बोला गया था कि मैनेजमेंट ने जितना भी एडवांसेस दिया है, लोन्स दिया है, इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, गारंटीज या सिक्योरिटी थर्ड पार्टी के बिहाफ में इशू करा है, मैनेजमेंट ने उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिया होगा, और ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि ऑडिटर को मैनेजमेंट से इस चीज के बारे में रिप्रेजेंटेशन मिला कि नहीं मिला। यहां पे सेम टू सेम पॉइंट है, खाली यहां पे बोला गया है रिगार्डिंग द अमाउंट रिसीव्ड। अब कंपनी को कोई भी एडवांस मिला है, कोई भी लोन मिला है, कंपनी को कुछ भी मिला है, एनी एडवांस, लोन, इन्वेस्टेड टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी, एनी गारंटी बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, तो इस चीज के रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि नहीं ऑडिटर को। तो पहले जो भी लोन्स वगैरह दिया है, एडवांसेस वगैरह दिया है, उसका रिप्रेजेंटेशन, और दूसरे पॉइंट में जो भी लिया है उसका रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो ऑडिटर को क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन लेना है, ऑडिटर को क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन लेना है, और साथ ही साथ रिपोर्ट करना है कि मैनेजमेंट ने मेरे को रिप्रेजेंटेशन दे दिया, साथ ही साथ रिपोर्ट करना है कि मैनेजमेंट ने मेरे को रिप्रेजेंटेशन दे दिया। और फर्दर बोला है कि ऑडिटर चेक करेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दिया है उसमें कहीं कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो पहले तो बोला कि आप रिपोर्ट कीजिए कि क्या मैनेजमेंट ने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है कि जो भी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोजर्स हैं उनके द्वारा, लोन्स के बारे में, एडवांसेस के बारे में, उसके अलावा और कुछ नहीं है वहां पे प्रैक्टिकली फाइनेंशियल्स के अंदर।
और सिर्फ आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लीजिए मत, उसके बारे में रिपोर्ट भी कीजिए और इंश्योर भी कीजिए कि जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दिया है वहां कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लेना नहीं है, रिप्रेजेंटेशन लेना है, रिपोर्ट भी करना है। सिर्फ रिपोर्ट नहीं करना है, साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट करना है कि मैंने इंश्योर कर लिया कि भैया उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर कहीं कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मैंने वेरीफाई कर लिया, मैंने चेक कर लिया, अपनी तरफ से सारे रजिस्टर्स वगैरह चेक कर लिए और देख लिया कि हाँ भाई मैनेजमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर है, मैनेजमेंट सच्चा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, उसमें कहीं कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मेरे को नजर नहीं आ रहा। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 पॉइंट्स के बारे में रिपोर्टिंग है, एडिशनल रिपोर्टिंग जो ऐड हुआ है। ठीक है, पहले बैर एक्ट दिया हुआ है, आपको बैर एक्ट पढ़ के ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा तो उसका मैंने एनालिसिस आपको दे दिया। और साथ ही साथ ऑडिटर क्या करेगा, इंश्योर करेगा कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्ट ऑन इट। तो कंपनी ऑडिट के अंदर कुल मिलाकर ये सारे चेंजेस आपको याद रखने हैं। उसके अलावा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो चैप्टर है उसके अंदर एक चेंज है जो लॉ में चेंज की वजह से आया है, सेक्शन 4 इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो जब हम इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर की बात करते थे कि कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है अगर कंपनी इन सारी कंडीशंस को कंप्लाई करे। एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, रिजोल्यूशन में क्लियरली लिखा होना चाहिए कितने शेयर इश्यू किए गए हैं, किस भाव में इश्यू किए गए हैं, कौन से एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स को इश्यू किए गए हैं। तीसरा रिक्वायरमेंट था कि एटलीस्ट 1 साल हो चुका है कंपनी को अपने बिजनेस को कमेंस किए हुए। और चौथा रिक्वायरमेंट था कि अगर कंपनी लिस्टेड है तो वहां पे अगेन जो भी सेबी के रूल्स वगैरह हैं वो भी फॉलो हुआ है। तो अब जो थर्ड क्लॉज था ना, नॉट एटलीस्ट 1 year हैज elapsed फ्रॉम द डेट द कंपनी हैज कमेंस्ड द बिजनेस, वो क्लॉज हट गया है, वो क्लॉज ऑमिट हो गया है। तो अब वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्लॉज ऑमिट हो गया, अब वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना है यार कि अगर हम नवंबर 21 की बात करें तो एग्जाम के लिए कारो 16 एप्लीकेबल होगा, एग्जाम के लिए कारो 21 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एक एडिशनल चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम इंटर ऑडिट के अमेंडमेंट्स की बात करें तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चुन्नू सा अमेंडमेंट था, बेकार सा। कारो 16 एप्लीकेबल है, 21 एप्लीकेबल नहीं है। बाकी कंपनी ऑडिट में मेजर चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस हैं। पेनल्टीज चेंज हुई है, एग्जाम में 90% चांसेस है कि पेनल्टी को एग्जामिनर टेस्ट करेगा, चाहे एमसीक्यू में करे चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में करे। 140 सबसेक्शन 3 की पेनल्टी में चेंज आया है, फ्रॉड रिपोर्टिंग के पेनल्टी में चेंज आया है, 147 के पेनल्टी में चेंज आया है, और साथ ही साथ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 जो कि रिपोर्टिंग का बेस सेक्शन था, उसके अंदर जो रूल 11 था, रूल 11 के अंदर 3 बातों के ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना था, वहां 3 बातें और एडिशनली ऐड की गई है। प्रैक्टिकली 2 बातें ऐड की गई है, एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन वाला, एक डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाला। बट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप देखोगे तो 2 बातें और है, तो इसलिए मैंने आपको 3 बातें बोल दी। ठीक है, so these are the changes you need to remember for the November attempt. Hopefully इस अमेंडमेंट वीडियो से आपका टाइम बच गया होगा कि आपको 2 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है अमेंडमेंट्स के लिए, इतना कुछ अमेंडमेंट है ही नहीं। ये जो भी 15-20 मिनट का वीडियो है, अगर आप ये देख लोगे तो आपका काम आराम से चल जाएगा। एंड आपको अमेंडमेंट के लिए एज सच कहीं क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अमेंडमेंट इतना है ही नहीं। आपको क्लासेस लेना आप कॉन्सेप्ट के लिए लीजिए, रिविजन के लिए लीजिए, क्लैरिटी के लिए लीजिए, प्रेजेंटेशन के लिए लीजिए, बट अमेंडमेंट्स के लिए क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा इंटर का ऑडिट का पेनड्राइव क्लास परचेज करना चाहता है तो आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा www.apnamentor.com। यू कैन जस्ट गो एंड परचेज फ्रॉम देयर, परचेज फ्रॉम द वेबसाइट, राइट। तो इंटर ऑडिट की पेनड्राइव क्लासेस भी अवेलेबल है, जहां पे पूरा ऑडिट एश्योरेंस का कोर्स हमने 75-80 आवर्स में एग्जॉस्टिव मैनर में करा है, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट मोर देन 60-70 मार्क्स। तो आराम से 60-70 अचीव कर सकते हो अगर आप उस 75 आवर्स का क्लास डेडिकेशन के साथ कर लेते हो और अपने फ्रेंड, मेंटर एंड कोच में भरोसा दिखाते हो। तो सीए फाइनल के अंदर तो हंड्रेड्स ऑफ एग्जामिशंस आते ही हैं, राइट। सीए फाइनल के अंदर एवरी अटेम्प्ट वी गेट हंड्रेड्स ऑफ एग्जामिशंस इन सब्जेक्ट लाइक ऑडिट, इन सब्जेक्ट लाइक लॉ। तो सीए इंटर के अंदर हम लोग डेफिनेटली और अच्छा अचीव करेंगे अगर आप अपने फ्रेंड, मेंटर एंड कोच पे भरोसा दिखाओगे, राइट। तो विल अचीव बेटर रिजल्ट्स, बट अगेन हैव फेथ, डू द क्लासेस विद डेडिकेशन, follow all the guidelines, and I can assure you that audit and assurance will become the most scoring subject, and if not the most scoring subject, at least one of the scoring subjects in CA Inter, right? So all the very best, love you all, take care, stay connected, and again साथ में हम लोग को क्या करना है, साथ में हमें मिलकर इंश्योर करना है कि नवंबर 21 एग्जाम्स के अंदर हम लोग ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर भी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे और अपना जो ग्रुप है, अपना जो अटेम्प्ट है वो जरूर क्लियर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।